गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। कक्षा 12 राजनीति विज्ञान विषय के अंतर्गत हमारी महत्वपूर्ण विचारधारा मार्क्सवाद का हम अध्ययन कर रहे हैं और आज हम मार्क्स द्वारा प्रतिपादित महत्वपूर्ण सिद्धांत इतिहास की आर्थिक व्याख्या या ऐतिहासिक भौतिकवादी व्याख्या के रूप में आज हम समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, मार्क्सवाद के अंतर्गत ऐतिहासिक भौतिकवाद को एक प्रकार से द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के पूर्व सिद्धांत के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है। इसे हम इतिहास की आर्थिक व्याख्या भी कह सकते हैं और या इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या भी हम कह सकते हैं। दोनों एक ही नाम है, किसी भी नाम से पुकार सकते हैं। मार्क्सवादी विचारधारा में द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की भांति इतिहास की आर्थिक व्याख्या एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। मार्क्स की धारणा है कि मानव इतिहास में होने वाले परिवर्तन या घटना भौतिक और आर्थिक कारणों से होती है। मतलब मार्क्स का अपना जो सिद्धांत प्रतिपादित किया है और मार्क्स की जो धारणा है वो ये है कि मानव इतिहास में जो कुछ भी परिवर्तन हुए हैं, जो कुछ भी घटनाएं घटित होती हैं, जो कुछ भी बदलाव आते हैं, इन सब के पीछे क्या होते हैं? भौतिक और आर्थिक कारण होते हैं और कुछ नहीं। अतः मार्क्स इस बात से सहमत नहीं है कि जो ये मानते हैं कि इतिहास कुछ महान व्यक्तियों के विशेष कार्यों का परिणाम है। मार्क्स इसको बिल्कुल अस्वीकार करते हैं। मार्क्स कहते हैं कि जो कुछ भी इतिहास में हम देखते हैं वो सब कुछ आर्थिक और भौतिक कारणों से सब कुछ संपन्न होता है। इसलिए हम केवल इसको इतिहास को ये मान के बैठे कि ये महान व्यक्तियों के कार्य और उसके परिणामों का ये जो लेखा जोखा है, नहीं, इसको बिल्कुल वो अस्वीकार करते हैं। क्या मानते हैं वो? भौतिक और आर्थिक कारणों से इतिहास क्रिएट होता है। अब मार्क्स ने मानव इतिहास के विकास पर आर्थिक कारणों का प्रभाव स्पष्ट करने के लिए उसने 6 अवस्थाओं को विभाजित किया। मतलब आप समझ सकते हैं कि अपना इन्होंने ये जो आर्थिक प्रभाव के कारण जो कुछ भी इतिहास में घटनाक्रम हुआ है उसको 6 अवस्थाओं में उन्होंने विभाजित करके इसको उल्लेख किया है तथा उसमें ये बताया कि इसकी जो प्रारंभिक 3 अवस्थाएं हैं वो गुजर चुकी हैं, चौथी अवस्था है वो चल रही है और 2 अवस्था भी आने वाली है। तो देखें कौन कौन सी है। तो उन्होंने 6 अवस्था जो बताई है वो है आदिम साम्यवादी अवस्था, दास अवस्था, सामंती अवस्था, पूंजीवादी अवस्था, सर्वहारक अधिनायकवाद और अंतिम है साम्यवादी अवस्था। ये 6 प्रकार की अवस्था उन्होंने पूरे इतिहास का ये जो वर्णन करते हैं उसमें उन्होंने उल्लेख किया गया है। तो एक एक करके समझते हैं क्या क्या है। देखो, पहले है आदिम साम्यवादी अवस्था। मतलब ये है कि सामाजिक विकास की इस पहली अवस्था में उत्पादन के तरीके बहुत सरल थे। ये जो अवस्था है वो बिल्कुल एकदम जंगली जीवन जैसी है। किसी भी प्रकार का कोई संपत्ति, कोई मोह, कोई परिवार, किसी भी कुछ भी नहीं। व्यक्ति खुला जंगल में विचरण करता है, उसका अपना न कोई परिवार है न कोई अपनी संपत्ति है। बिल्कुल एकदम अपनी मध्यस्थ अवस्था वाला प्राणी के रूप में उन्होंने उल्लेख किया गया है। और इस अवस्था में किसी भी प्रकार के कोई भी बड़े उल्लेख मतलब कोई उत्पादन के जो साधन है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं। बहुत ही साधारण तरीके से उन्होंने बताए हैं कि उस समय पत्थर के औजार हुआ करते थे और धनुष बाण उत्पादन के मुख्य साधन हुआ करते थे। शिकार करना, मछली मारना, वनों से कंदमूल एकत्रित करना उनका मुख्य व्यवसाय था। ठीक है, मतलब आप समझ सकते हो कि जैसे भूख लगी, मनुष्य खड़ा हो गया, जो भी पत्थर के औजार थे या धनुष बाण था, शिकार कर लिया, शिकार करके खा लिया और सो गया। बस ये उसका व्यवसाय हुआ करता था। ठीक है, भोजन प्राप्त करने और जंगली जानवरों से अपनी रक्षा करने के लिए सामूहिक शक्ति जरूरी थी। इसलिए उसने क्या किया, मनुष्य ने धीरे धीरे समय के साथ झुंड बनाकर रहना शुरू कर दिया। क्योंकि जंगली जीवन है या और भी किसी प्राकृतिक आपदा से बचने के लिए सभी मनुष्यों ने झुंड में रहना स्वीकार किया। इस अवस्था में उत्पादन के साधन समस्त समाज के सामूहिक संपत्ति हुआ करते थे कि जो भी उत्पादन होता था वो समाज की सामूहिक संपत्ति हुआ करता था। सब लोग समान रूप से उसका उपभोग करते थे। इस अवस्था में न निजी संपत्ति थी, न विवाह प्रथा, न परिवार, कुछ भी नहीं था। सब समान थे, कोई किसी का शोषण करने की स्थिति में नहीं था। इसलिए मार्क्स ने इस अवस्था को क्या कहा है? साम्यवादी अवस्था। अब फिर दूसरी जो अवस्था है वो दास अवस्था है। मतलब आप समझ सकते हैं कि धीरे धीरे जब आदिम साम्यवादी अवस्था से बाहर निकलते हुए कुछ भौतिक परिवर्तन हुए। अब जो व्यक्ति है वो खेती व पशुपालन करने लगे, दस्तकारियों का उदय हुआ, इससे समाज में निजी संपत्ति के विचार का उदय हुआ और श्रम विभाजन भी उठ खड़ा हुआ। जिन व्यक्तियों के द्वारा उत्पादन के साधनों पर अधिकार कर लिया गया वे दूसरे व्यक्तियों को अपना दास बनाकर उनसे बलपूर्वक काम कराने लगे। इस प्रकार आदिम समाज की स्वतंत्रता और समानता समाप्त हो गई। समाज स्वामी और दास के 2 अलग अलग रूपों में विभाजित हो गया। शोषण प्रारंभ हुआ। आर्थिक क्षेत्र में इस अवस्था में अनुरूप राजनीतिक संगठन स्थापित हुए, दर्शन और साहित्य की रचना हुई। मतलब आप समझ सकते हो कि इस अवस्था में मतलब दास अवस्था में काफ़ी कुछ परिवर्तन हुआ, नए नए थोड़े बहुत बदलाव हुए
निजी संपत्ति का उदय हो गया, श्रम विभाजन पैदा हो गया। अब जो साधन संपन्न थे, शक्तिशाली थे, उनके पास संपत्ति अथाह मात्रा में एकत्रित हो गई, और दूसरे जिनके पास कुछ भी नहीं थे, शक्तिहीन थे, वो दास बन गए, और दास मालिक के पास बलपूर्वक मतलब अपना मेहनत करने लगे, लेकिन किसी भी प्रकार की उनको कोई आमदनी नहीं, कोई किसी प्रकार की स्वतंत्रता नहीं, समानता, सब कुछ समाप्त हो गई। तो समाज है वो स्वामी और दास के रूप में अलग अलग रूप से विभाजित हो गया। फिर अगला है सामंती अवस्था। जब उत्पादन के साधनों में और भी उन्नति हुई, लोहे के हल और करघे आदि का चलन हुआ, कृषि, बागवानी, कपड़ा बनाने के उद्योग का विकास हुआ, उत्पादन के इन साधनों से सफल प्रयोग के लिए भी जरूरी था कि श्रमिक अपना कार्य रुचि और योग्यता के साथ करें। अतः दास प्रथा के स्थान पर नवीन प्रकार के उत्पादन संबंध कायम हुए, जो सामंती व्यवस्था के नाम से जाने जाते हैं। और इस सामंती व्यवस्था के अंतर्गत सामंत समस्त भूमि और उत्पादन के साधनों के स्वामी होते थे, किंतु भूमि पर खेती और 10 कार्यों का कार्य किसान और श्रमिक करते थे। किसानों पर सामंतों का नियंत्रण दास प्रथा की तुलना में अपेक्षाकृत कम था, किंतु इस अवस्था में भी शोषण इतना भयंकर था कि जितनी दास अवस्था में था। मतलब इस प्रकार से कह सकते हैं कि इस अवस्था में जो गरीब थे, जो श्रमिक थे, उनका शोषण होता ही रहा। जो जिस प्रकार से दास अवस्था में होता था, उसी प्रकार से इस अवस्था में भी होने लगा। ठीक है, तो यूँ कह सकते हैं कि इस अवस्था में शोषक और शोषितों के मध्य निरंतर संघर्ष चलता रहा। तीसरी जो अवस्था है, मतलब जो चौथी अवस्था है, वो पूंजीवादी अवस्था। अब देखिए, 18वीं शताब्दी में ये देखते हैं कि यूरोप में जिस प्रकार से औद्योगिक क्रांति हुई, उत्पादन के साधनों में बहुत बहुत बड़ा परिवर्तन आया, और इस अवस्था में पूंजीपति उत्पादन के साधनों का स्वामी होता है, लेकिन वस्तुओं के उत्पादन का कार्य श्रमिकों द्वारा किया जाता है, और वस्तुओं का उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाता है, तथा श्रमिक इस अर्थ में तो स्वतंत्र होते हैं कि पूंजीपति उन्हें बेच या खरीद नहीं सकते, किंतु श्रमिकों के पास उत्पादन न होने के कारण उनकी वास्तविक स्थिति दासों से बहुत खास अच्छी नहीं थी, और वे पूंजीपतियों के भयंकर शोषण के शिकार होते हैं। इस शोषण के परिणाम स्वरूप दो वर्ग, यानी बुर्जुआ शोषक वर्ग और सर्वहारा शोषित वर्ग के मध्य संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई, जो अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचकर पूंजीवाद को समाप्त कर देती है। और मार्क्सवाद का कथन है कि पूंजीवादी युग के उत्पादन साधनों के अनुरूप इस युग में राजनीतिक व्यवस्था, नैतिकता और कला, साहित्य सब कुछ का दर्शन होता है। मतलब आप समझ सकते हैं कि जो सामंती अवस्था थी, उससे ये जो अवस्था है वो उसे उच्चतर अवस्था है, और ये जो कहते हैं मार्क्स कहते हैं ये अवस्था चल रही है। इसमें क्या हुआ कि नए नए जो आविष्कार हुए, उत्पादन की तकनीक विकसित की गई, तो जो पूंजीपति हैं वो जो साधनों के स्वामी हैं, लेकिन वस्तुओं का कार्य का उत्पादन जो है वो श्रमिकों के द्वारा कराते थे। अब वस्तुओं का उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाता था, और श्रमिक इस अर्थ में स्वतंत्र थे कि पूंजीपति उन्हें बेच और खरीद नहीं सकते थे, किंतु श्रमिकों के पास उत्पादन होने का उनकी वास्तविक दासों के समान ही बनी रही। यहाँ पर भी उनका पूरी तरह से शोषण होता रहा। अब देखिए, आपने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद भी पढ़ा है, वाद, प्रतिवाद और संघर्ष। जिस प्रकार से उन्होंने जो अपनी स्थिति बताई है, उसी प्रकार से क्या होता है कि पूंजीवादी अवस्था में भयंकर तरीके से मजदूरों का शोषण होता है, और मार्क्स से कहते हैं कि पूंजीवादी व्यवस्था द्वंद्वात्मक भौतिक के अनुसार प्रतिक्रिया होगी, और इसके परिणाम स्वरूप ऐतिहासिक विकास की जो 5वीं अवस्था है, जिसको हम कहते हैं श्रमिक वर्ग का आधिपत्य या सर्वहारा वर्ग का अधिनायकवाद। अब सर्वहारा वर्ग कौन सा? मजदूर वर्ग, श्रमिक वर्ग। ठीक है, तो ये अवस्था आएगी, और इस युग में श्रमिक वर्ग उत्पादन के साथ समस्त साधनों पर अधिकार करके पूंजीवाद का अंत कर देगी। ठीक है, श्रमिक वर्ग है ना, जो सर्वहारा वर्ग कहा गया है, वो क्या करेगा कि उत्पादन के समस्त साधन यानी पूंजीवाद को अंत कर देगी, और पूंजीपतियों की संपत्ति को अपने नियंत्रण में ले लेगी। इस प्रकार श्रमिकों का एक अधिनायकवाद या तानाशाही स्थापित हो जाएगी। पूर्व अवस्था और इस अवस्था में अंतर केवल यही होगा कि दास अवस्था, सामंतवादी अवस्था, पूंजीवादी अवस्था में तो अल्पमत यानी उत्पादन के स्वामी वर्ग और हैं वो बहुमत वाले श्रमिक वर्ग का शोषण करते थे, लेकिन इस अवस्था में क्या होगा कि बहुमत वर्ग है ना, जो मजदूर वर्ग है, वो पूंजीवादी वर्ग के अवशेषों के विरुद्ध राज्य शक्ति का प्रयोग करते हुए उन्हें पूर्णतः समाप्त कर लेगा। और फिर बाद जो अवस्था आएगी वो कौन सी है? वो साम्यवादी अवस्था है। मतलब आप समझ सकते हैं कि पूंजीवादी तत्व हैं, उनका पूर्ण विनाश के बाद मानवीय इतिहास की जो अंतिम अवस्था है वो कहलाती है साम्यवादी अवस्था। और साम्यवादी अवस्था किसको कहेंगे? जो राज्यविहीन और वर्गविहीन समाज की अवस्था होगी। आई बात समझ में? मतलब इस साम्यवादी अवस्था में क्या होगा? न तो राज्य होगा और न वर्ग होगा। वर्ग मतलब अमीर गरीब जैसे कुछ भी नहीं, जो भी होगी सब कुछ संपत्ति समाज की होगी। तो मार्क्स द्वारा इस साम्यवादी अवस्था का विस्तार के साथ चित्रण न करके केवल 2 लक्षण बताए हैं। पहला तो ये है कि यह समाज राज्यहीन और वर्गहीन होगा। मतलब समाज में किसी प्रकार के जो अमीर गरीब हैं वो शोषण
मतलब ऐसा कोई वर्ग नहीं होंगे, और दूसरा राज्य ही नहीं होगा, क्योंकि राज्य को एक प्रकार से उन्होंने शोषण का यंत्र माना था, तो राज्य भी खत्म होगा और वर्ग भी खत्म हो जाएंगे। इसके अंदर शोषक और शोषित इस प्रकार दो वर्ग नहीं, बल्कि केवल एक वर्ग होगा, वो क्या होगा, श्रमिकों का वर्ग होगा। राज्य एक वर्गीय संस्था है, इसलिए वर्गहीन समाज में राज्य स्वतः ही लुप्त हो जाएगा। एक ये, दूसरा इस समाज के अंदर सिद्धांत का वितरण होगा, मतलब ये इसमें क्या होगा कि जो भी व्यक्ति हैं वो प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार कार्य करेगा और उसके आवश्यकता अनुसार उसकी प्राप्ति करेगा। जो भी है सब कुछ संपत्ति समाज की होगी। तो इस प्रकार से मैंने आपको 6 अवस्था बताई: आदिम साम्यवादी अवस्था, दास अवस्था, सामंती अवस्था, पूंजीवादी अवस्था, सर्वहारा का अधिनायकवाद और साम्यवादी अवस्था। तो इस प्रकार से उन्होंने ये जो अवस्था बताई गई है कि इतिहास में इन 6 अवस्थाओं से गुजरना होगा, और उसमें से 3 अवस्था गुजर चुकी हैं, चौथी अवस्था चल रही है और 2 अवस्था आने वाली। कौन कौन सी है? सर्वहारा का अधिनायकवाद और साम्यवादी अवस्था। अब कभी भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि मार्क्स के अनुसार कौन कौन सी अवस्था गुजर चुकी हैं, तो आप पहले आदिम साम्यवादी अवस्था, दास अवस्था, सामंती, और कौन सी चल रही है तो पूंजीवादी, और कौन सी आने वाली है तो सर्वहारा का अधिनायकवाद और साम्यवादी अवस्था। इस प्रकार से बता सकते हैं। फिर अब हम देखते हैं कि इतिहास की आर्थिक व्याख्या के जो निष्कर्ष हैं वो क्या क्या है, समझिए। देखो, पहला निष्कर्ष ये है कि मानव जीवन व सभ्यता के विकास ईश्वर या महापुरुषों के विचारों कार्यों का परिणाम नहीं होते। सामाजिक परिवर्तन एक निश्चित नियम है और इस प्रक्रिया के संचालक आर्थिक तत्व है। मतलब इसमें ये स्पष्ट किया गया है कि मानव जीवन और हमारी जो सभ्यता, इसका जो विकास है वो कोई ईश्वर के विचार या कार्यों का परिणाम नहीं है, बल्कि क्या है कि सामाजिक परिवर्तन होता आया है, सामाजिक परिवर्तन होता है, तो उस प्रक्रिया का जो संचालक तत्व होता है वो मेन आर्थिक तत्व, तो आर्थिक तत्वों से सब कुछ बदलाव आते हैं। दूसरा कि प्रत्येक युग में सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था पर उसी का नियंत्रण रहता है, उसका आर्थिक अवस्था पर भी मतलब यूँ कह सकते हैं इस पर नियंत्रण रहता है। देखिए कि हर युग में सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था पर नियंत्रण रहता है, और जिसका आर्थिक व्यवस्था पर नियंत्रण होता है इसको उन्होंने एक प्रकार की उस व्यवस्था की ओर इंगित करते हैं, जिसमें उन्होंने मुख्य तौर पे आर्थिक तत्वों की विद्यमानता रहती है। अगले है कि आर्थिक तत्वों से परिवर्तन सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन दोनों ही होते हैं। अपने आप किसी प्रकार से राजनीतिक सामाजिक परिवर्तन नहीं होते, इन परिवर्तनों के पीछे जो कारक है वो आर्थिक परिवर्तन स्वीकार किया गया है। फिर आदिम साम्यवाद को छोड़कर पूंजीवादी तक वर्ग संघर्ष विद्यमान रहता है। मतलब आदिम साम्यवाद में तो क्या होता है, किसी प्रकार का कोई वर्ग संघर्ष नहीं पाया जाता है, सब लोग एक समान होते हैं, न परिवार है, न निजी संपत्ति है, न कुछ भी नहीं है, सब लोग जंगल में विचरण करने वाले एक आदिम जीवन यापन करते हैं। लेकिन फिर दास अवस्था है, साम्यवाद, सामंती है, पूंजीवादी है, यहाँ पर क्या होता है, वर्ग संघर्ष विद्यमान रहता है। फिर अगला जो निष्कर्ष तौर पर ये कह सकते हैं कि इतिहास की आर्थिक व्यवस्था से मार्क्स पूंजीवादी के अंत और साम्यवाद के आगमन की घोषणा करता है। ठीक है, मतलब इस व्याख्या के आधार पर कि पूंजीवाद का अंत हो जाएगा, और पूंजीवाद के अंत होते सर्वहारा का अधिनायकवाद होगा। अधिनायकवाद इसलिए होगा क्योंकि इस राज्य तत्वों को और ये पूंजीवादी तत्व इनको नष्ट करने के लिए जो नष्ट हो जाएगा, तो फिर किसका आगमन हो जाएगा, साम्यवाद का, जो वर्गहीन और राज्यहीन समाज होगा। तो इस प्रकार से उन्होंने डिस्कस की। फिर भी इसकी भी आलोचना भी की गई है। इतिहास की आर्थिक व्याख्या की कुछ आलोचना है, किस प्रकार से। पहली आलोचना ये की जाती है कि इसमें सबसे ज़्यादा आर्थिक तत्वों पर अधिक और अनावश्यक बल दिया गया है। जरूरी नहीं है कि हर इतिहास की जो भी घटनाक्रम है वो इतिहास से जुड़ा हो, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। लेकिन मार्क्स ने सबसे ज़्यादा तत्व जो अनावश्यक बल दिया है वो किस पर दिया है, आर्थिक तत्वों पर। दूसरे कि आर्थिक आधार पर सभी ऐतिहासिक घटनाओं की व्याख्या संभव भी नहीं हो सकती। इतिहास मानवीय निर्धारण में सहयोग तत्व की उपेक्षा की गई है। अब इतिहास में आप देखिए कि जो भी इतिहास जो मतलब घटनाक्रम होता है, इतिहास का जो निर्धारण होता है, उसमें कभी अचानक से संयोग से भी घटनाएं घटित हो जाती हैं, जिसका उल्लेख मार्क्स यहाँ पर नहीं करते। ठीक है, और उन्होंने इसी आधार पर जो ऐतिहासिक घटना है जो घटित हुई है उनका भी उल्लेख नहीं किया है, उसको भी, इस पक्ष को भी उन्होंने बिल्कुल नहीं छुआ है। अगली जो आलोचना की जाती है कि मानवीय इतिहास के कार्यक्रम का निर्धारण बिल्कुल संभव नहीं होता है, कि जिस प्रकार से आपने आदिम, दास, सामंती, पूंजीवादी और जिस प्रकार से आपने बताया कि 3 अवस्था आ चुकी हैं, 1 अवस्था चल रही है, 2 अवस्था आने वाली है, ऐसा कभी अभी तक हुआ नहीं है। इतिहास में गौर करके अध्ययन करेंगे तो इस प्रकार का घटनाक्रम हमें दिखाई नहीं देता है। अगली है कि राजनीतिक सत्ता का एकमात्र आधार आर्थिक सत्ता भी नहीं है। आप मतलब राजनीतिक सत्ता को और जिस प्रकार के सब जो उन्होंने एक सेगमेंट बताए, आयाम बताए हैं, तो उन्होंने मार्क्स ने क्या किया, सबको किस पे डिपेंड किया है, आर्थिक सत्ता पर। ये कहते हैं कि ऐसा जरूरी नहीं होता है कि हर बात, हर सत्ता का जो स्रोत होता है वो आर्थिक सत्ता ही हो, और आर्थिक संबंधों को राजनीतिक शक्ति द्वारा बदला जाता है, ये भी बिल्कुल फैक्ट है।
कि किसी भी प्रकार के मतलब विशेषकर जब आर्थिक संबंधों की बात करें तो आर्थिक संबंधों में जो बदलाव किया जाता है वो राजनीतिक शक्ति द्वारा किया जाता है, सत्ता द्वारा किया जाता है, लेकिन यहाँ पर मार्क्स है वो बिल्कुल उसके विपरीत बात कर रखते हैं। और अंत में इतिहास की धारणा का राज्यविहीन समाज पर आकर रुकना भी संभव नहीं है। अब आप कहते हो कि आदिम साम्यवादी अवस्था से गुजरकर हम पुनः साम्यवादी अवस्था में जाएंगे, तो इस बात की क्या गारंटी है कि साम्यवादी अवस्था के बाद में और कोई अवस्था नहीं आएगी? कभी इतिहास का अंत थोड़ी होता है। तो इस प्रकार से ये भी आलोचना की जाती है। फिर भी इन्होंने कुछ निष्कर्ष निकालने का प्रयत्न किया जो हमने समझा। अगला मार्क्स का जो सिद्धांत है वो है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। सबसे महत्वपूर्ण है थ्योरी ऑफ क्लास स्ट्रगल। देखिए, मार्क्स ने एक अपनी पुस्तक लिखी थी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 में। अब मार्क्स द्वंद्वात्मक भौतिकवाद या ऐतिहासिक भौतिकवाद और वह अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत वर्ग संघर्ष के सिद्धांत पर पूरी तरह से आधारित है। आप तीनों इस सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे तो उसमें सबसे ज़्यादा क्या हमें दिखाई देता है? क्लास स्ट्रगल यानी वर्ग संघर्ष, दो वर्गों के मध्य संघर्ष पाया जाता है। मार्क्स अपनी पुस्तक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के प्रथम वाक्य में कहता है कि अब तक का जो भी समाज का इतिहास है वो वर्ग संघर्ष के इतिहास से भरा हुआ है और कुछ ही नहीं है। ठीक है। एंजल्स ने अपनी पुस्तक ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड स्टेट में लिखता है कि पहली शोषक संस्था परिवार है, और उस पीड़ित परिवार में जो पीड़ित वर्ग है वो कौन सी है? महिला है। आप समझ सकते हैं। एंजल्स के अनुसार हल के साथ निजी संपत्ति का उदय हुआ और निजी संपत्ति के उद्भव के साथ वर्ग संघर्ष पैदा हो गया, उदय हो गया, इसका भी एक प्रकार से प्रादुर्भाव हो गया। वर्ग संघर्ष को दबाने के लिए राज्य का उदय हुआ, क्योंकि अमीर लोग, धनपति लोग, जो पूंजीपति लोग हैं, उन्होंने सोचा कि हमारी संपत्ति किस प्रकार से सुरक्षित रह सके, इसलिए उन्होंने राज्य का निर्माण किया। इसलिए राज्य पूंजीपतियों के हाथों की कठपुतली है और जो गरीब हैं उनका वो शोषण करने का एक प्रकार से यंत्र है, ऐसा मार्क्स मानता है। अब जो वर्ग है, वर्ग क्या है, मतलब क्लास कौन सी? मार्क्स कहता है कि जिस समूह के आर्थिक हित होते हैं उसे वर्ग कहते हैं। अब देखिए, श्रमिक और पूंजीपति ये दो वर्ग होते हैं। आई बात समझ में? वर्ग मतलब एक पूंजीपति है, दूसरा श्रमिक है, एक बुर्जुआ है, दूसरा सर्वहारा है, एक अमीर है, दूसरा गरीब है, एक शक्तिशाली है, दूसरा शक्तिहीन है, एक साधन संपन्न है, एक साधनहीन है। तो इस प्रकार से सब समानार्थी शब्द है, किसी को भी आप लिख सकते हो, पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। तो दो प्रकार के वर्ग पाए जाते हैं समाज में, एक श्रमिक है, दूसरा पूंजीपति है। अब इसमें क्या होता है? संघर्ष चलता है, इसमें इनके हित है बिल्कुल विपरीत है, उनके मध्य संघर्ष पाया जाता है, और इस संघर्ष का व्यापक अर्थ असंतोष, रोष और एक दूसरे के प्रति असहयोग है। ठीक है। और इसमें अनवरत रूप से संघर्ष पाया जाता है, निरंतर संघर्ष चलता रहता है, इसमें कभी भी इनमें एकरूपता या इनमें कभी भी सहयोग नहीं पाया जाता है। तो मार्क्स इस प्रकार से इस सिद्धांत को स्पष्ट करते हैं। फिर भी इसकी काफ़ी विचारकों ने आलोचना भी की है और कहते हैं कि इस प्रकार से आप केवल दो बड़े मतलब जो समाज के जो वर्ग हैं, श्रमिक और पूंजीपति, आप एक ही दृष्टिकोण से देखने का प्रयास किया है, इसलिए ये जो आपने उल्लेख किया है ये एकांगी और दोषपूर्ण है। दूसरा, सामाजिक जीवन का मूल तत्व सहयोग है, संघर्ष नहीं है। ये कहते हैं कि सामाजिक जीवन में हमेशा सहयोग पाया जाता है और मूल जो एलिमेंट्स है वो एक प्रकार से सहयोग के रूप में देखा जाता है, संघर्ष में नहीं। अगर इस प्रकार से होता तो कभी कि हम लड़ मरते ख़त्म हो जाते, ऐसा संघर्ष देखा नहीं गया है। फिर समाज में केवल दो वर्ग भी नहीं होते, आपने तो केवल ये देखा कि एक अमीर और एक दूसरा गरीब। अरे और भी कुछ वर्ग होते हैं, मध्यम वर्ग है, ऐसे वहाँ पर बिल्कुल बात भी नहीं करते। चौथा ये है कि सामाजिक और आर्थिक वर्ग में अंतर होता है। सामाजिक वर्ग अलग प्रकार के होते हैं, आर्थिक वर्ग अलग प्रकार के होते हैं। अब दोनों को एक प्रकार से मान के चलो, ये भी गलत है। क्रांति इस श्रमिक वर्ग की बजाय बुद्धि वर्ग से संभव है। आप देखेंगे दुनिया में जितनी भी क्रांतियाँ हुई, उन क्रांतियों का आप निष्कर्ष देखेंगे तो उस क्रांतियों के जो अग्रदूत थे वो बहुत भी बड़े बुद्धिजीवी वर्ग थे, वो कुछ सामान्य श्रमिक व्यक्ति नहीं थे। तो आप समझ सकते हो कि क्रांति लाना बुद्धिजीवी वर्ग के द्वारा ही संभव है, श्रमिक के द्वारा कभी क्रांति नहीं लाई जा सकती। और छठा है, समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास भी नहीं है। पूरी हिस्ट्री का अवलोकन करेंगे, इतिहास का अवलोकन करेंगे तो हमें दिखाई देता है कि वहाँ पर हमें किसी प्रकार का वर्ग संघर्ष का हमें हर स्वरूप में दिखाई नहीं देता है। तो इस प्रकार से इस वर्ग संघर्ष की आलोचना की जाती है। काफ़ी कुछ विद्वान हैं जो इसको बिल्कुल स्वीकार नहीं करते हैं। फिर भी मार्क्स ने अपने सिद्धांत के प्रतिपादित करके बताया गया कि दो बड़े विपरीत हितों वाले दो वर्ग होते हैं जिनके मध्य संघर्ष पाया जाता है, और ये संघर्ष है आखिर क्रांति के रूप में तब्दील होता है। और फिर ये जो बड़ी संख्या में जो श्रमिक वर्ग है वो इस बुर्जुआ वर्ग, अमीर वर्ग पर आधिपत्य करके उनकी संपत्ति को अपने नियंत्रण में ले लेता है और पूंजीवाद का खत्म कर देता है। तो इस प्रकार से हमने आज देखा इतिहास की आर्थिक वैज्ञानिक सिद्धांत और दूसरा मार्क्स का वर्ग संघर्ष का सिद्धांत।